स्वागत। आज हम किशोर न्याय मतलब बच्चों की देखभाल और संरक्षण वाला जो कानून है 2015 का, उसके कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। ये वो कानून है जो इंडिया में बच्चों से जुड़े जो भी कानूनी मामले हैं या उनकी सेफ्टी है उसको देखता है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है कि इसके ज़रूरी हिस्से समझें कि भाई ये किन बच्चों पे लागू होता है, इसके पीछे सोच क्या है और ये काम कैसे करता है असल में। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये 2000 वाला जो पुराना एक्ट था उसको बदलकर उसको और बेहतर बनाकर लाया गया है। इसका जो मेन फोकस है वो दो तरह के बच्चों पर है। एक वो जो जाने अनजाने में कानून के संपर्क में आ जाते हैं और दूसरे वो जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की सख्त जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हर फैसले में बच्चे का हित मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वो सबसे पहले देखा जाता है। पूरा अप्रोच चाइल्ड फ्रेंडली है। ये यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड हैं उनको भी ध्यान में रखता है। अच्छा, तो मतलब इस कानून के पीछे कुछ खास सिद्धांत भी हैं, है ना, जो इसे गाइड करते हैं? हाँ, कई जरूरी सिद्धांत हैं। जैसे एक है निर्दोषता की अवधारणा। निर्दोषता की अवधारणा? हाँ, मतलब ये माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो इरादतन अपराधी नहीं है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे का सर्वोत्तम हित। हर निर्णय में पहले बच्चे की भलाई और फिर परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा का सिद्धांत, ये सब भी हैं। हाँ। एक और खास बात है गैर कलंकित शब्दावली। मतलब प्रक्रिया में ऐसे शब्द इस्तेमाल ना हो जिनसे बच्चे पर कोई नेगेटिव लेबल लगे। हाँ, ये जरूरी है उसकी गरिमा के लिए। बिल्कुल। और ये भी कि बच्चों को इंस्टीट्यूशन में मतलब बाल गृह वगैरह में रखना वो एकदम आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। ये तो बहुत अहम बातें हैं। अच्छा, तो ये कानून असल में किन बच्चों पर लागू होता है? कौन कौन कवर होता है इसमें? तो मुख्य तौर पे दो कैटेगरीज हैं। पहली, कानून के साथ संघर्षरत बच्चे, मतलब वो बच्चे जिन पर कोई अपराध करने का इल्जाम है या जिन्होंने किया है और अपराध के वक्त उनकी उम्र 18 से कम थी। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे। इसमें कई तरह के बच्चे आ जाते हैं, जैसे अनाथ हैं, घर से भागे हुए हैं, या जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, शोषण हुआ है, या जिन्हें खास देखभाल चाहिए और उनका कोई सहारा नहीं है। समझ गया। और इन बच्चों के मामलों को फिर देखता कौन है? क्या सिस्टम है इसके लिए? इसके लिए हर जिले में दो खास बॉडीज बनाई गई हैं। एक है किशोर न्याय बोर्ड यानी जेजेबी। जेजेबी? हाँ, ये उन बच्चों के मामले देखता है जो कानून के संपर्क में आए हैं। इसमें एक मजिस्ट्रेट होते हैं और दो सोशल वर्कर्स, एक तरह की स्पेशल बेंच कह सकते हैं आप। अच्छा। और दूसरी है बाल कल्याण समिति यानी CWC। ये उन बच्चों के मामले देखती है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। ये बच्चों के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो अगर किसी बच्चे पर मान लीजिए अपराध का आरोप है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कुछ खास है उसमें? हाँ, देखिए, अगर बच्चे को पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे बोर्ड यानी जेजेबी के सामने पेश करना ही होता है। ओके। और ये बहुत जरूरी है कि उन्हें पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता। उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, ऑब्जर्वेशन होम वगैरह। जी। जमानत के नियम भी काफी उदार हैं, मतलब कोशिश की जाती है कि बच्चे को जमानत मिल जाए। जांच भी चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से होनी चाहिए। और वो जघन्य अपराध वाली बात, अगर कोई सीरियस क्राइम है? हाँ, वो एक अहम पहलू है। अगर अपराध जघन्य है, मतलब जिसकी कम से कम सजा 7 साल जेल है और बच्चे की उम्र 16 से 18 साल के बीच है, तब बोर्ड एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। ये धारा 15 में है। इसमें बोर्ड ये देखता है कि क्या बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता और अपराध के हालात ऐसे थे कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। ये तो काफी पेचीदा होगा। हाँ, ये संवेदनशील प्रक्रिया है। बोर्ड अपनी रिपोर्ट देता है और फिर मामला चिल्ड्रंस कोर्ट में जाता है, जो अंतिम फैसला करता है कि बच्चे पर वयस्क की तरह केस चलेगा या किशोर न्याय प्रणाली के तहत ही। अच्छा, और जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है उनका क्या होता है? CWC क्या करती है? ऐसे बच्चों को CWC के सामने पेश किया जाता है। समिति फिर पूरी जांच करती है, बच्चे की जरूरतें समझती है और फिर बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा हो वैसा आदेश देती है। जैसे बच्चे को वापस उसके परिवार के पास भेजना अगर माहौल ठीक हो, या फिर किसी बाल गृह में रखना या फॉस्टर केयर में देना। और अगर बच्चा अनाथ है या उसे छोड़ दिया गया है और परिवार का कोई अता पता नहीं है
तो उसे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से फ्री भी घोषित कर सकती है। तो मतलब ये कानून सिर्फ प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बच्चों का आगे क्या होगा, उनका पुनर्वास, इस पर भी फोकस है। हाँ बिल्कुल, पुनर्वास और बच्चे का वापस समाज से जुड़ना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। धारा 39 इसी की बात करती है। कोशिश हमेशा यही रहती है कि बच्चा पारिवारिक माहौल में रहे, चाहे वो अपने परिवार में हो या गोद लेने वाले परिवार में या फॉस्टर केयर में। गोद लेने की बात आपने की। हाँ, गोद लेना यानी अडॉप्शन उन बच्चों के लिए एक बहुत अहम रास्ता है जो अनाथ हैं या त्यागे गए हैं। कानून में भारत के अंदर और इंटर कंट्री अडॉप्शन दोनों की प्रक्रिया बताई गई है। कौन गोद ले सकता है, क्या शर्तें हैं, ये सब। और इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी भी है? जी, कारा है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ये अडॉप्शन से जुड़े सारे मामलों को रेगुलेट करती है, देखती है। अच्छा, एक और चीज, हाँ क्या ये कानून बच्चों के खिलाफ होने वाले खास अपराधों की भी बात करता है? हाँ बिल्कुल, अध्याय 9 खास तौर पे इसी के लिए है। जैसे? किसी भी केस में बच्चे की पहचान उजागर करने पर पूरी तरह रोक है। ये धारा 74 में है। ताकि उसे बाद में दिक्कत ना हो। सही कहा। फिर बच्चे के साथ क्रूरता करना, मारपीट करना, उसे भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करना या उसे कोई नशीला पदार्थ देना, या फिर जो बाल देखभाल संस्थान हैं उनमें बच्चों को शारीरिक दंड देना, जिसे कॉर्पोरेट पनिशमेंट कहते हैं, ये सब इस कानून के तहत सजा वाले अपराध हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून बच्चों के न्याय और उनकी सुरक्षा के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क देता है, जिसमें उनकी सेफ्टी, उनका भला, उनका पुनर्वास, सब पर जोर है। हाँ, और ये सिर्फ प्रॉब्लम होने पर एक्शन लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये कोशिश करता है कि बच्चों के अधिकारों और उनकी ज़रूरतों को आगे बढ़ाया जाए। एक तरह से प्रोएक्टिव है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक बात मेरे मन में आ रही है सोचने के लिए कि कानून तो बना दिया गया है वो अपनी जगह, लेकिन असली चुनौती और शायद अवसर भी इस बात में है कि ये जमीन पर कितना असरदार है। सही। क्या हर जरूरतमंद बच्चे तक इसकी मदद, इसकी सुरक्षा पहुंच पा रही है? इसके लिए सिर्फ नियमों का होना काफी नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं।